रहीम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशन देखेंगे कि टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या ताल्लुक है। तो देखिए, हम लोग के पास जो दो क्वांटिटीज है वो क्या है, एक है टॉर्क और दूसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इनमें क्या ताल्लुक है? तो देखिए, आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि टॉर्क क्या है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कॉल्ड टॉर्क। और एंगुलर एक्सेलरेशन से मुराद ये है कि किसी जिस्म की एंगुलर वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है, इसको हम लोगों ने कहा था एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इन दो क्वांटिटीज के दरम्यान में क्या रिलेशन है, ये हम लोग आज निकालेंगे। सही। तो इसके लिए हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि फर्ज करें जिस्म दायरे में घूम रहा है। तो देखिए, फर्ज करें ये एक जिस्म है, दायरे में घूम रहा है। ये दायरा मैंने बना लिया और इस दायरे में एक जिस्म घूम रहा है। और जिस्म फर्ज करे उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट के जिस्म घूम रहा है, सर्कल के सेंटर के अराउंड घूम रहा है। तो मैं उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ड्रा कर लेता हूँ। तो देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया और ये मैंने ड्रा कर लिया। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। ये सेंटर से पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। आप लोगों ने पढ़ा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन उस लाइन को कहते हैं जिस लाइन के गिर्द जिस्म घूमता है, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल इसके सर्कल के सेंटर में है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे आप लोग कुछ अजीब सा लग रहा है कि ये जो लाइन है ये सर्कल के ऊपर से इस तरह जा रही है। नहीं, आप लोगों ने इसको समझना इस तरह है कि ये लाइन ऐसे ऊपर जा रही है, स्क्रीन से बाहर की तरफ जा रही है। तो फर्ज करें पार्टिकल कहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है। और इस सर्कल का रेडियस कितना है? आर। सर्कल का रेडियस आर है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और बात बता देता हूँ कि ये जो पार्टिकल है इसका जो साइज है वो बहुत कम है। पार्टिकल का साइज बहुत कम है, तो इसको हम कह सकते हैं पॉइंट मास। मतलब इस पार्टिकल का जो साइज है वो इस फासले के मुकाबले में, आर के मुकाबले में बहुत कम है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पॉइंट मास। और दूसरी बात है कि इसको हम लोगों ने ऐसी वैसी दायरे में नहीं घूम रहा है, इसको हम लोगों ने रॉड से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे फर्स्ट कर देखिए, रॉड है, ये बहुत छोटा सा रॉड है, पतला सा रॉड है, इसका कोई वजन नहीं है। और यहाँ पे मैंने बॉल लगा दिया है। इस रॉड का मास ना होने के बराबर है और इस बॉल का मास है। लेकिन इस बॉल का साइज इतना कम है कि इसको रॉड के मुकाबले में हम लोग इसको नजरअंदाज कर सकते हैं। तो इस बॉल को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट मास। तो ये जो मास है ये पॉइंट मास है। ये क्या है? पॉइंट मास है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि पॉइंट मास है। सही। अभी फर्ज करें मैं क्या करता हूँ कि इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ। टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाता हूँ, इस सर्कल के टेंजेंट डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाता हूँ। ये फोर्स में लगा रहा हूँ, ये फोर्स लगा रहा हूँ। तो देखिए, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर, ये हो जाएगा फोर्स। तो अगर आप फोर्स लगाएंगे खास डिस्टेंस पे तो उसको कहते हैं टॉर्क। तो इसका मतलब है हम लोग इस बॉडी के ऊपर क्या लगा रहे हैं? टॉर्क लगा रहे हैं। तो आ जाते हैं, टॉर्क जो हम लोग लगा रहे हैं इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इस तरह लिखते हैं। या इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, साइन थीटा एन यूनिट। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन को छोड़ देंगे। डायरेक्शन मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इस केस में। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, मैं सिर्फ तार के मैग्नीट्यूड की बात करूँ, अगर मैं टार्क की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो टार्क को मैं क्या लिखूंगा? टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। अभी आ जाते हैं वापस अपने इमेज पे। देखिए, यहाँ पर ये जो फोर्स में लगा रहा हूँ ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे आर और एफ के दरम्यान में एंगल 90 बन रहा है। ये एंगल क्या बन रहा है? और ये एंगल फर्ज करें मैं हमेशा 90 रखता हूँ। जब ये बॉल यहाँ पे आ गया तो तब भी ये फोर्स इस तरफ है और ये जो एंगल है ये मैंने कितना रखा है? 90। ये एंगल मैंने कितना रखा है भाई? 90 डिग्री। तो इस केस में जब क्योंकि आर और एफ के दरम्यान एंगल 90 है तो मैं लिखूंगा थीटा मेरे पास हो गया 90 डिग्री।
और जब थीटा 90 हो गया तो मैं इस ऊपर इक्वेशन में दर्ज कर लूंगा। तो मेरे पास हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ मल्टीप्लाई बाय साइन 90, और साइन 90 आप लोग को पता है 1 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, इज इक्वल टू आर एफ, ये आ जाएगा। अब याद रखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हम लोग कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे तो देखिए मैं लिखता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर देना 1 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर नाम दिया है 2, तो 2 की वैल्यू मैं 1 में दर्ज कर दूंगा। अभी याद रख लिया यहाँ पे इक्वेशन के नाम देना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं नाम दे रहा हूँ। तो मैं अभी लिखूंगा कि पुटिंग 2 इन 1, पुटिंग 2 इन 1, 2 इन 1। अगर आप 2 की वैल्यू उठाकर 1 में दर्ज कर दें, मेरे पास आ जाएगा कि टॉर्क इज इक्वल टू आर, और एफ किसके बराबर है, एम ए के बराबर। एफ किसके बराबर हो गया, एम ए के बराबर। ए जो है इसमें टेंजेंशियल एक्सलेशन, अजीब बात है कि बॉल स्पीड अप होगा, ये बॉल क्या होगा, स्पीड अप होगा, जैसे टॉर्क लगे इसके ऊपर स्पीड अप होगा। तो ए जो है टेंजेंशियल एक्सलेशन, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे दूंगा 3। लेकिन याद रखें इस एक्सलेशन को हम लोग एंगुलर एक्सलेशन की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ए इज इक्वल टू, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ए इज इक्वल टू आर एल्फा, ए इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एल्फा। एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सलेशन। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दूं और मैं कहूँ कि 4 की वैल्यू अगर आप 3 में दर्ज कर दें, तो आपके पास टॉर्क और एंगुलर एक्सलेशन में ताल्लुक आ जाएगा। तो देखिए मैं लिखता हूँ पुटिंग 4 इन 3, तो देखिए मैंने लिखा कि पुटिंग 4 इन 3, तो 4 का 3 में दर्ज करूँ, तो देखिए मेरे पास आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर एम, आर एम, लेकिन ए किसके बराबर है, आर एल्फा, ए किसके बराबर है, आर एल्फा के बराबर है। अब याद रखिए जो लास्ट इक्वेशन मैंने लिखी है इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एक आर ये है, एक आर ये है, ये दोनों आर मिलकर क्या हो जाएंगे, आर स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या लिखूंगा कि टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल्फा, एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल्फा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करने वाला जो एजेंट है, जो प्रोड्यूस करने वाली क्वांटिटी है, वो क्या है, टॉर्क। जब टॉर्क अमल करेगा जिस्म के ऊपर, तो तभी उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। अभी देखिए इसकी मिसाल इस तरह है, जैसे पंखा है, पंखे के फरों के ऊपर अगर हम लोग किनारे पर इस तरह को झटके लगाएंगे, तो हम लोग पंखे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं। तो देखिए पंखे के पर है और हम लोग किनारे पर इस तरह इसको हिट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं। और टॉर्क लगाने से ये पंखा क्या होगा, स्पीड अप होगा, एक्सेलरेट होगा। तो देखिए आ जाते हैं कि हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ के साथ ताज़ा करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि एफ इज इक्वल टू एम, एम ए, एफ इज इक्वल टू एम एफ। एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है फोर्स, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है कौन, फोर्स। जब फोर्स होगा तो लीनियर एक्सेलरेशन होगी, अगर फोर्स नहीं होगा तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगी। लेकिन ये लीनियर केस में था, जैसे एक गाड़ी रोड पे जा रही है, आप उसको दिखा दे रहे हैं तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होगी। एक बॉल है उसको आप दिखा दे रहे हैं तो लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होगी।
लेकिन अगर जिस्म दायरे में घूम रहा हो तो फोर्स की बात हम लोग नहीं करते। फोर्स का जो मुतबादिल है वो टॉर्क है। जो फोर्स का अल्टरनेट है वो क्या है? टॉर्क है। और लीनियर एक्सेलरेशन का मुतबादिल अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो देखिए, लीनियर केस में हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, लेकिन रोटेशनल केस में हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर आपको अच्छी तरह से वो नजर आ रहा है कि लीनियर एक्सेलरेशन फोर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? टॉर्क। कौन प्रोड्यूस करता है? टॉर्क। अब यहाँ के दरमियान में एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वांटिटी है एम। एम जो है मास है, और मास जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इनर्शिया की पैमाइश है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट में रहूं, और अगर कोई जिसम मोशन में होता है तो वो चाहता है कि मैं मोशन में रहूं। इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने कहा था इनर्शिया। और हम लोगों ने कहा था कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो अभी देख ले कि यहाँ पर चलो लीनियर केस में तो इनर्शिया आ गया, मास आ गया। रोटेशनल केस में याद रखिए सिंपल वो नहीं है, एम नहीं है। एम के साथ एक और चीज भी आ रही है, और वो चीज क्या आ रही है? आर आ रहा है। तो इसका मतलब एम आर स्क्वायर इनर्शिया की तरह है, मास की तरह है। एम आर स्क्वायर सिर्फ एम नहीं है, एम आर स्क्वायर है। और इस एम आर स्क्वायर को हम लोग एक लफ्ज नाम देते हैं। एम आर स्क्वायर को हम लोग नाम देते हैं, आई से ज़ाहिर करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या इसको हम लोग सादा से अल्फाज में कह सकते हैं रोटेशनल इनर्शिया। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रोटेशनल इनर्शिया। जब कोई जिसम रोटेट कर रहा हो तो वो अपने स्टेट में तब्दीली की कितनी मुजाहमत करता है, इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। तो देखिए, अगर एक पंखा पहले से रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूं, लेकिन अगर पंखा पहले से रोटेट कर रहा है और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है और वो उस एंगुलर वेलोसिटी में चेंज की मुजाहमत कर रहा है। तो ये जो पंखे की जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम लोग कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी या द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू resist, to resist any change, any change in its state of rest, in its state of rest, or rotational motion is called rotational motion is called, इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, इनर्शिया को हम लोगों ने कहा था कि स्टेट ऑफ रेस्ट या लीनियर वेलोसिटी में जो तब्दीली है उसकी जो मुखालफत करता है जिसम, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल इनर्शिया। लेकिन अगर जिसम रोटेट करने के काबिल हो और वो पहले से रुका हुआ हो या पहले से रोटेट कर रहा हो तो वो भी मुजाहमत करेगा, और इस मुजाहमत को हम लोग कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब याद रख ले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल जो है वो जो है मास पे डिपेंड नहीं करता, वो आर पे भी डिपेंड करता है।
वो आर पे भी डिपेंड करता है। तो ये मैं समझा देता हूँ किस तरह। तो देखिए फर्ज करें मेरे पास दो सर्कल्स में ले लेता हूँ। एक सर्कल ये छोटा वाला सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, और एक दूसरा सर्कल ले लेता हूँ जो बड़ा सर्कल है। सही। अभी छोटे सर्कल में भी एक जिस्म घूम रहा है और बड़े सर्कल में भी जिस्म घूम रहा है। ये भी एक जिस्म घूम रहा है और ये भी एक जिस्म घूम रहा है, और दोनों फर्ज करें एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। दोनों एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो बताए कि इन दोनों में किसको रोकना आसान है, किसको रोकना मुश्किल है। और मैं ये बता देता हूँ कि मासेस भी सेम है, ये मासेस जो अटैच है ये भी सेम। तो देख आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इस केस में इसको रोकना मुश्किल है, इसको रोकना मुश्किल है और इसको रोकना आसान है। तो यहाँ पे देखिए क्यों इस तरह है, क्योंकि यहाँ पे आर ज्यादा है, यहाँ पे आर कम है। तो याद रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर डिपेंड करता है कि मास सेंटर से कितना दूर फैला हुआ है, सेंटर से कितना दूर है, आर पे डिपेंड करता है। आर जितना ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अभी देखिए इस पेंसिल को देख लें, इस पेंसिल को, इसको मैं इस तरह भी रोटेट कर सकता हूँ, इस तरह रोटेट कर रहा हूँ, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन याद रख लिया अगर मैं इसको इस तरह रोटेट करूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फैलाव है, वो सेंटर से ज्यादा दूर है, सेंटर से ज्यादा दूर है। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह रोटेट करूँ, यहाँ से इस तरह रोटेट, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, पहली बात, मास डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी बात एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड, दूसरी बात है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। अभी देखिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या मुराद, मैंने आपको बताया कि पेंसिल है, इस पेंसिल को अगर मैं इस तरह घुमाऊं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ, इसके सेंटर में से पास हो रहा है, और इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है क्योंकि सारा मास सेंटर के करीब फैला हुआ है। लेकिन अगर इस पेंसिल को मैं इस तरह रोटेट करूं तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, अभी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, इस तरह जा रहा है, लेकिन जिसम उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। पहले इस तरह था, पहले इस तरह था, लेकिन अभी इस तरह रोटेट। अच्छा अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे, तो जिसम इस तरह रोटेट, तो देखिए इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेंटर से और ज्यादा दूर हो गई, तो इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बढ़ गया। तो दूसरी बात हम लोगों ने ये बात नोट देख ली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल मास पे डिपेंड नहीं करता, हालांकि इन दोनों का मास सेम था लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट था। इस पेंसिल का मास इस हालत में, इस हालत में, या इस हालत में, तीनों हालतों में सेम है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिफरेंट है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है कि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे रखा हुआ है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अब एक और भी मिसाल बता देता हूँ, उधर देखिए। फर्ज करें मेरे पास किसी ने मुझे 5 kg गोल्ड दे दिया, और गोल्ड से पहले मैंने एक स्फेयर बना लिया। क्या बना लिया? स्फेयर बना लिया। गोल्ड दे दिया या आयरन दे दिया, मैंने उसे एक वो स्फेयर बना लिया, और उसको मैं इस तरह रोटेट कर रहा हूँ। मास इसका कितना है? 5 kg। मास कितना है भाई? 5 kg। तो अभी देखिए इस हालत में भी इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लेकिन अभी याद रखिए इसी लोहे को या गोल्ड को मैं पिघला कर अगर मैं इससे रिंग बना लूं, इस तरह का रिंग बना लूं, तो अभी देख सकते हैं मास वही 5 kg है, मैंने 5 kg रखा है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अभी बताए क्या दोनों केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है? नहीं, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, और इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो ये जो बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। अब यह जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट है वो होगा केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, क्योंकि देखिए मास का यूनिट केजी है और आर का यूनिट मीटर है, लेकिन मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है। तो ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट आ गया। अब याद रख ले कि ये जो मैंने ऊपर फार्मूला लिखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए, ये सिर्फ किसके लिए है, पॉइंट मास के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है रोटेट कर रहा है, इसका साइज जो है इस डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम है, इस डिस्टेंस के मुकाबले में बहुत कम है, तो उसको हम पॉइंट मास कह सकते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि अगर फर्ज करें मेरे पास कोई दूसरी रिजिड बॉडी हो, बड़ा जिस्म हो, पॉइंट मास ना हो, तो फिर उस केस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह मालूम करेंगे। तो देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए मैं लिखता हूँ मोमेंट ऑफ inertia of a rigid body, of a rigid body। अभी देखिए फर्ज करें मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, सही, और ये अंदर से ऐसे भरी हुई है मास से। आप एक बुक को रोटेट करिए, ये भी रिजिड बॉडी है, गिलास को रोटेट करिए, ये भी रिजिड बॉडी है। लेकिन अच्छा पहले आ जाते हैं रिजिड बॉडी किसको कहते हैं। रिजिड बॉडीज को कहते हैं कि जिसके दो पॉइंट्स के दरमियान में फासला चेंज ना हो, भले आप उसको जितना तेजी से रोटेट करें लेकिन उसके दरमियान में फासला चेंज ना हो। जैसे फर्ज करें यहाँ पे देखिए रिजिड बॉडी है, तो इसकी ये दो पॉइंट्स जो है इनके दरमियान फासला अगर चेंज ना हो तो उसको कहेंगे रिजिड है। लेकिन फर्ज करें अगर आप प्लास्टिक ले ले या रबड़ ले ले, इसको रोटेट करेंगे तो उनके दो पॉइंट्स के दरमियान फासला चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग रिजिड नहीं कह सकते। तो ये रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्ज करें ये है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह मालूम करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह मालूम करेंगे। अब इसको आप पॉइंट मास नहीं कह सकते, क्योंकि याद रख ले इसका मास जो है एक नुक्ते के अंदर नहीं है, फैला हुआ है। और ये बात आप लोगों को उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह मालूम करेंगे। मैं दोबारा एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए है, ये सिर्फ किसके लिए है, पॉइंट मास। तो आ जाते इस तरह की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह मालूम करेंगे। तो इस तरह की बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मॉल मासेस में डिवाइड कर देंगे। हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि रिजिड बॉडी जो है बहुत सारे छोटे छोटे मासेस से मिलकर बनी है, हर मास इंतहाई छोटा है, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। हर पार्टिकल इतना छोटा है कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो हम लोग फासला लेंगे वो फासला उस पार्टिकल के साइज के मुकाबले में ज्यादा है। देखिए यहाँ पर फर्ज करें मैंने एक पार्टिकल ये लिया, इसका मास कितना है m1, ये कितने फासले पर है r1, और ये पार्टिकल जो मैंने बनाया है लिया है इस रिजिड बॉडी का, इसका साइज बहुत कम है इस फासले के मुकाबले में, r1 के मुकाबले में, तो इसको हम पॉइंट कह सकते हैं। इस तरह दूसरा पार्टिकल, इसका मास है m2, कितने फासले पर है r2। ये तीसरा पार्टिकल, ये कितने फासले पर है r3, और इसका मास कितना है m3। तो चलते जाएंगे हजारों लाखों पार्टिकल्स पे ये रिजिड बॉडी मुश्तमिल है। तो अगर हम लोगों ने इसको 1000 पार्टिकल्स में डिवाइड किया है तो आखिरी पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, m, उसका मास होगा m1000। लेकिन 1000 तो लाजमी नहीं कि हमेशा 1000 ही हो, 10,000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे mn, आखिरी पार्टिकल का मास, और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला कितना है rn, उसका फासला कितना है rn।
तो अभी देखिए यहाँ पर हम लोग ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे, हर पार्टिकल का अलग-अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करेंगे और फिर आखिर में उन तमाम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सम अप कर देंगे, तो ये रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कि रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 प्लस IN के बराबर है। हर पार्टिकल का हम लोगों ने अलग-अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया और उनको क्या कर दिया, जमा। तो अभी आ जाते हैं कि पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो चूंकि वो पॉइंट पार्टिकल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 r1 का स्क्वायर, m1 r1 का स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट है। देखिए ये फासला जो है, ये फासला इसके साइज के मुकाबले में ज्यादा है, प्लस हम लोग लिखेंगे m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस आखिरी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mn rn का स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रिजिड बॉडी का। लेकिन इसको हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म मतलब मुख्तसर फॉर्म। तो उसका मतलब ये है कि उसको हम लिख सकते हैं कि समेशन I start from 1 to n, I start from 1 to n, और यहाँ पे मैं लिखूंगा mi ri का स्क्वायर, ri का स्क्वायर। अब याद रख ले कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट किस तरह बराबर हो सकते हैं, तो ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए इसको ओपन करने का एक तरीका है, ये जो नीचे मैंने सबमिशन फॉर्म में लिखा है ना, इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे ये ऊपर वाला रिजल्ट आएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आई की वैल्यू 1 लेनी है, जहां पे आई है वहां पे 1 1, फिर आप लोगों ने प्लस का साइन लिखना है, उसके बाद आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी, फिर I m2 r2 स्क्वायर प्लस फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने फर्ज करें एन की वैल्यू 10,000 है तो आई की वैल्यू चलती जाएगी और आई की आखिरी वैल्यू होगी 10,000। तो मैं आ जाता हूँ, उसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ और आप लोग को बताऊंगा कि ये रिजल्ट और ये नीचे वाला रिजल्ट सेम है। तो देखिए ये आ जाएगा m1 r1 का स्क्वायर, क्योंकि आई की वैल्यू 1 दिया मैंने। फिर मैं क्या लिखूंगा, m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस चलते 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 लास्ट में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, n। तो मेरे पास हो जाएगा mn और ये हो जाएगा rn का स्क्वायर, rn का स्क्वायर। तो ये है रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह मालूम करेंगे, हम लोग एक कंसीडर कर लेंगे कि रिजिड बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, हर पार्टिकल इंतहाई छोटा है। तो हम लोग हर पार्टिकल का अलग-अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करेंगे और आखिर में उन सबको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। अभी आ जाते हैं कि कुछ रेगुलर जो ऑब्जेक्ट्स है, स्मूथ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स जो है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम किया गया है कैलकुलस के जरिए। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि किस तरह निकाले गए रिजल्ट। अभी वो रिजल्ट में सिर्फ बता रहा हूँ, उसकी डेरिवेशन नहीं बता रहा कहाँ से रिजल्ट आए, किस तरह रिजल्ट आए। तो आ जाते हैं, मैंने नेट से डाउनलोड किए हैं, देखें ये है ऑब्जेक्ट्स और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। अभी देखें, पहले देख लें कि सॉलिड स्फीयर है, फुटबॉल की तरह ये समय, ये स्फीयर, ये स्फीयर और स्फीयर के सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 mr²। सिर्फ mr² नहीं है, 2/5 का फैक्टर आ रहा है इसमें। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है। अगर फर्ज करें एक रॉड है और उसके सेंटर से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, जैसे देखिए ये रॉड है, इस पेंसिल को आप रॉड मान लिया और ये इस तरह रोटेट कर रहा है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस तरह पास हो रहा है।
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, ये होगा 1/12 ml², 1/12 ml²। अच्छा, अगर हुप हो, ये जो शेप है इसको कहते हैं हुप, ये जो शेप हुप, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल है mr² की तरह। अगर एक डिस्क हो, जैसे सिक्का है, रोटेट कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला है 1/2 mr²। तो देखिए सब में mr² आ रहा है, लेकिन साथ में एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लोगों ने ये ऊपर वाले सिर्फ 3 रिजल्ट या 4 रिजल्ट याद रखने हैं, एक पॉइंट मास के लिए और बाकी ऊपर वालों के लिए, नीचे वाले की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। अभी देखिए, इस केस में आप सिलेंडर को देख ले और से, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, लेकिन इस केस में सिलेंडर का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रखा हुआ है, मतलब उसमें सिलेंडर को हम लोग किस तरह रोटेट कर रहे थे ऊपर वाले में, लेकिन इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे। तो दोनों केसेस में आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क आ गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला ये है, सॉरी ये नहीं, ये सारा मिला के ये है। तो ये नीचे फार्मूले आप लोगों ने याद नहीं करने, ये जरूरी नहीं है, सिर्फ ये ऊपर वाले फार्मूले जो आप लोगों ने याद रखने हैं, और इनका यूज हो सकता है न्यूमेरिकल्स में हो। तो ये कुछ रेगुलर ऑब्जेक्ट्स जो है, रेगुलर शेप के जो ऑब्जेक्ट्स है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन अगर कोई इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट्स हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। अभी मैंने एक और चीज बताई थी कि एक्सिस ऑफ रोटेशंस, तो उसके लिए एक इंटरेस्टिंग इमेज है, मैं वो भी निकाल लेता हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए। देखें, ये जहाज है, ये जहाज कई तरीकों से रोटेट हो सकता है, ये कई तरीकों से रोटेट हो सकता है। अगर हम उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लें, इसका सेंटर से पास करें, तो ये जहाज इस तरह घूम सकता है, इस तरह घूम सकता है। इसको हम लोग इस तरह, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जहाज इस तरह घूमेगा, सॉरी इस तरह नहीं, सॉरी इस तरह नहीं। अगर हम उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लें, ये ले लें, सॉरी ये ले लें, ये, तो उस केस में ये जहाज क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट हो गया। और अगर हम ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लें, ये वाला, तो उस केस में जहाज जो है इस तरह रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों कोई भी हो सकते हैं। तो अभी देखिए, इन 3 अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन तीनों अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाज का क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। तो ये था आज हम लोगों ने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इनर्शिया जो है तो सिंपल है, वो सिंपल मास पे डिपेंड करता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉम्प्लिकेटेड है।